स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AC स्टडी क्लासेस में। आज इस स्पेशल क्लास में बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल होने वाले हैं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके आने वाले सी-टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है आज का। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठक हैं। यानी जो बुद्धि संबंधी मॉडल दिया था, तो ये किसने दिया था? ये गिलफोर्ड का था। और गिलफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कुल कोष्ठक बतानी है कि कोष्ठक या खाने कितने हैं। तो 10 हैं, 60 हैं, 80 है, 120 हैं। तो कितने हैं? 120। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह क्या कहलाएगा? 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष, तो वह क्या? प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि या जड़ बुद्धि? तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। बुद्धि संबंधी थॉर्नडाइक ने कौन सा बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया था। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, चौथा प्रश्न देखते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? अगर किसी बालक की जो बुद्धि IQ होता है वो 0 से 25 के बीच में होता है, तो वह बालक किस श्रेणी में आएगा? मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक? तो उस बालक को हम जड़ बालक कहेंगे। अगर जिसका बुद्धि लब्धि कितना है? 0 से 25 के बीच में है, तो वह जड़ बालक कहलाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी जो गिलफोर्ड ने मॉडल दिया था, इससे संबंधित जितने भी इसके प्रश्न हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया या संक्रिया, अंतर्वस्तु, विषय वस्तु या परिणाम, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। तो इसका पहला सही हो जाएगा। तो इस गिलफोर्ड के जो बुद्धि संबंधी मॉडल था, इसके 3 आयाम थे। एक तो था प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम, यानी संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय के निर्माण में क्या सहायक है? स्वास्थ्य, अभिक्षमता, बुद्धि, अभिप्रेरणा? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि। स्व प्रत्यय के निर्माण में क्या सहायक है? तो ये बुद्धि सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड का पूछा गया है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जिसमें इनके जो सिद्धांत में 3 आयाम थे। कितने थे? 3 आयाम, यानी 3 चरण थे, जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। जिसमें क्या 6 संक्रियाएं थी, 5 विषय वस्तु और 4 उत्पाद थे। तो इस प्रकार इनके जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत थे, तो इसमें 120 चरण थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? प्रतिभावान यानी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, 110 से अधिक, 105 से अधिक या 100 से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, 130 से अधिक। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। अगला प्रश्न है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो ये थर्स्टन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन से
बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो गिलफोर्ड ने पूछा गया है कि कौन से बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत या फिर बहुखंड सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला, बुद्धि संरचना सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये गिलफोर्ड ने दिया था। अगला है, एक बालक की आयु 12 वर्ष है। क्या है? एक बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसका सही बुद्धि विकल्प क्या हो जाएगा? 112, 80, 100 या 125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुखंड का किसने किया था? विनय, स्पीयरमैन, थर्स्टन या थॉर्नडाइक? तो ये किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगला है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, विनय व साइमन या फिर थर्स्टन? तो विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था थर्स्टन ने। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। उन समूहों का सही क्रम बताना है। जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि? तो जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि या प्रतिभाशाली? मंद बुद्धि, फिर जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली? श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि या प्रतिभाशाली? तो इसका सही से बताना है क्रम की सबसे पहले क्रम कैसे होगा। पहले आएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहले आएगा जड़ बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, फिर उच्च बुद्धि और फिर सबसे बाद में क्या आएगा? प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या इनमें से कोई नहीं? तो अवधारणाओं का जो विकास है ये मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या ग्रुप तत्व सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक रूप से विकलांग निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं वो बताना है कि इसमें से कौन नहीं है। तो जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि या असामाजिक कार्य करने वाले या अल्प बुद्धि, जिनकी अल्प बुद्धि होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। असामाजिक कार्य करने वाले जो बालक होते हैं ये क्या है? मानसिक रूप से विकलांग बालक नहीं कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध पूछा गया है किससे है? केंद्रीय चिंतन से है, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से या उपर्युक्त सभी से? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? तो ये सभी से है, तीनों से। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है किससे होता है? विशिष्ट बालक का संबंध शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ सामग्री से या खेल से? तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? तो ये बुद्धि से होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100, ये किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक आयु, औसत आयु, पारिवारिक आयु या कोई नहीं? तो वास्तविक आयु।
बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। जो सामान्य बालक होते हैं इनका आईक्यू कितना होता है या बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। ये होता है 81 से 90, 91 से 110, 71 से 80 या 111 से 120। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 91 से 110 के बीच में जिनका बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो क्या कहलाते हैं, सामान्य बालक कहलाते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता पूछा गया है, कौन है, टरमन, स्टर्न, बिने या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बिने। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, ये बिने है। तो ये बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, बिने है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे। क्लास में देखते हैं कि एक छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो क्या करेंगे आप, अगर एक अध्यापक हैं तो वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे क्या करेंगे, हम अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, अशिक्षित वर्ग के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका या शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित होगी। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बुद्धि क्या होती है, औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है। बुद्धि और जाति विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि या लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि के वितरण पर। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तार्किक, गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, पुरुष क्या है, स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बताना ये कथन सही हो सकता है, सही है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर कि ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, एक सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की क्या है, विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है।
तो गाइस ये छोटी सी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।